हम्म तो देखिए बच्चों, आपके पास क्या है, तीन तरह के इंटरफेस बनेंगे। सॉलिड लिक्विड इंटरफेस, लिक्विड एयर इंटरफेस, सॉलिड एयर इंटरफेस, है ना। और हमें ये पता है कि ईच इंटरफेस फॉर्म्ड will have some energy associated with it. And liquid will try to minimize the above surface energy. तो पता है क्या, इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट होता है कि लिक्विड विल स्टिक टू द सॉलिड if surface energy if surface energy of solid liquid interface is lesser than the sum of surface energy of liquid air plus solid air, है ना। इनकी सरफेस एनर्जी से अगर सॉलिड लिक्विड इंटरफेस की एनर्जी कम होगी तो क्या होगा बच्चों, तब जाकर के लिक्विड जो है वो सॉलिड सरफेस से स्टिक करेगा। देखो, हर लिक्विड हर सॉलिड सरफेस से जाकर के स्टिक नहीं करता है। तो कैसे डिसाइड करेंगे जी, वो इसी बेसिस पर हम लोग डिसाइड करेंगे। क्या ये बात समझ आती है बच्चों? यस सर। यस सर। है ना। अब देखो बात क्या है कि सॉलिड और लिक्विड के बीच में जो इंटरैक्शन का फोर्स है उसको आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, उसकी बात अपन देखते हैं। तो कैलकुलेशन ऑफ तो क्या है, हम क्या करते हैं, एक बैलेंस लेते हैं। we take a balance like this, और इस बैलेंस की मदद से आपने क्या किया, एक सॉलिड ऑब्जेक्ट को जस्ट लिक्विड की सरफेस के
कांटेक्ट में रखना। कुछ इस तरह से। तो क्या आप क्या देखोगे ना कि ये जो लिक्विड है ना, ये सॉलिड को इनवर्ड डायरेक्शन में पुल करेगी, ऐसे नीचे की तरफ पुल करेगी। और इसको बैलेंस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दूसरी तरफ एक पैन में आपको कुछ वेट रखना। You will have to use certain weight to balance the downward pull of liquid on the solid. क्या ये बात समझ में आती है? सर ये डायग्राम वापस एक्सप्लेन कर देना, क्या समझ में नहीं आ रहा। भाई देखो, जैसे क्या है, कोई हमारी एक रॉड है, ये कोई रॉड है, ये स्ट्रिंग है, ये कोई एक थिक प्लेट मान लो आप, या थिक डिस्क मान, और जिसको मैंने क्या किया, कोई सॉलिड डिस्क है जिसको मैंने क्या किया, लिक्विड की सरफेस के कांटेक्ट में लेकर के आया। ठीक है, तो कहने का क्या मतलब है कि मान लो इसका कुछ मास है m, तो आपको यहाँ पे m प्लस डेल्टा m मास रखना पड़ेगा, तब जाकर के ये बैलेंस होगा। वो डेल्टा m किस लिए, डेल्टा m इज द एक्सेस मास which is used to balance the force of surface tension on the liquid. Delta m is the excess mass which is used to balance the force of surface tension on the liquid. क्या ये बात समझ में आ रही है बेटे? Yes, sir. अब हम देखो ऐसा मान लेते हैं कि जैसे ये जो डिस्क है आपकी, या कोई प्लेट है, इस प्लेट का कुछ L लेंथ जो है वो लिक्विड के कांटेक्ट में है ना, L length of liquid is in contact with the plate. If a length L of liquid if a length L of liquid is in contact with the plate, तो लिक्विड प्लेट पे कितना फोर्स एक्सर्ट करेगी, फोर्स एक्सर्टेड बाय
फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड ऑन द प्लेट आएगा डेल्टा m इंटू जी, और फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड ऑन द प्लेट को सरफेस टेंशन मल्टीप्लाइड बाय L ऐसा भी लिख सकता हूं मैं। तो जो सरफेस टेंशन की वैल्यू है वो डेल्टा एम जी बाई एल के बराबर आ जाएगी ना बच्चों। वो कितना आ जाएगा, डेल्टा एम इंटू एल के बराबर, डेल्टा एम जी डिवाइडेड बाई एल के बराबर। क्या ये बात समझ में आती है? यस सर। Yes, sir. मतलब जैसे और मैं एक एग्जांपल लूं और आपको ठीक से समझाऊं तो क्या है, मान लो हमारे पास इस तरह की एक, एक मिनट और पेज दिखाना। हाँ बेटा, बात करोगे। जैसे ये कोई प्लेट है ना, और ये किसी वाटर बॉडी के ऊपर रखी हुई है, और मान लो हमें इस प्लेट का मास है m, और ये लिक्विड का सरफेस टेंशन है s, इनर रेडियस की वैल्यू है r1, आउटर रेडियस की वैल्यू है r2। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट फोर्स रिक्वायर्ड in upward direction to lift the plate from the surface of it. To lift the plate from the surface of the liquid. तो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे बच्चों? सर इनर एरिया माइनस आउटर एरिया। इनर रेडियस माइनस आउटर, नहीं, टोटल फोर्स तुम्हें कैलकुलेट करना पड़ेगा ना, सरफेस टेंशन का फोर्स प्लेट पे कितना लग रहा है वो कैलकुलेट करना। S2R into R2 plus R1. Yes. S into 2 pi R1 plus 2 pi R2, R2 है ना? तो कैसे करेंगे बच्चों, ये आ जाएगा, ये ऐसे जो यहाँ पे जो सरफेस बनेगी ना बेटा, ये कांटेक्ट वाली सरफेस, ये जो सरफेस बनेगी है ना, ये सरफेस क्या होगा, चारों तरफ से लिक्विड इस सॉलिड पे को नीचे पुल कर रहा होगा, किस फोर्स से, S इंटू 2 पाई R2 फोर्सेस, और ये भी नीचे पुल कर रहा होगा, इनर वाले पार्ट से भी पुल हो रहा होगा, और साथ में mg तो लग ही रहा होगा इसका। तो हमें पता है कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, F that is required
to pull this plate up will be mg plus S S to R into bracket pi into R2 plus R2 R1. plus R1 yes या mg plus 2 pi s into R2 plus R1. ये ऐसा फोर्स क्या ये बात समझ में आती Yes, sir. Yes. ओके सर सरफेस टेंशन का फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है ना? डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुल टाइप का फोर्स होता है ना ये बेटे। अब देखो ये एक्चुअल में आगे अपन देखेंगे कि डाउनवर्ड भी लग सकता है और अपवर्ड भी लग सकता है डिपेंडिंग ऑन कि सरफेस की शेप किस तरह की है ना। लेकिन ये हमेशा हमें ध्यान रखना है कि जैसी भी शेप होगी ये पुल टाइप का ही फोर्स होगा। कैसा होगा? पुल टाइप का। पुल पुल टाइप। मतलब देखो कहने का मेरा मतलब क्या है कि सरफेस की शेप से मेरा मतलब क्या है। जैसे मान लो आप लोगों ने कभी ऑब्जर्व अगर किया होगा तो देखो कि जैसे मान लो ये कोई डिस्क है और ये किसी सरफेस में तैर रहा है मान लो, तो इसके आसपास जो लिक्विड का शेप है वो इस तरह का हो जाता है Yes, sir. है ना। थोड़ा सा रेज हो जाता है इसके। सब बेंट हो जाता है। इस पे हो जाता है बेटे। पेन पेन के साथ हो जाता है क्या? इसके साथ हो सॉलिड सब बेंट हो बेंट हो जाता जाएगा है। बेंट। बेंट बेंट हो जाएगा। यस बेंट हो जाएगा और ऐसे अपवर्ड डायरेक्शन में बेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो सरफेस टेंशन का फोर्स लगेगा ना इस सॉलिड ऑब्जेक्ट पर वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है। लेकिन अगर मान लो कभी कभी ऐसा भी होता है, वो डिपेंड करता है कि सॉलिड लिक्विड का मटेरियल किस तरह का है। तो ये ऐसा भी होगा। अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा बेटा? फिर फोर्स इस पे अप ऊपर की तरफ लगा देगा है ना। यस मतलब पानी ऊपर है ना। हाँ पानी ऊपर तो पुल टाइप का फोर्स है ना, तो अपनी तरफ ही लगाएगा वो फोर्स। ओके सर। समझ रहे हैं? ये बात है। अब देखो यहाँ पर बेसिकली ये शेप कैसी बनेगी है ना। या अगर मान लो लिक्विड की ड्रॉप अगर हमने किसी सॉलिड सरफेस पे रखी है तो वो ड्रॉप की शेप कैसी होगी। सपोज ये कोई सॉलिड सरफेस है बेटा है ना, और इस पे देखो ये कोई दूसरे सॉलिड सरफेस है। लिक्विड जो है वो ऐसी ऐसी शेप का भी रखा हुआ हो सकता है या फिर लिक्विड कुछ इस तरह की शेप का भी इस पे रखा हुआ हो सकता है। ये बात समझ में आती है? ये सॉलिड है और ये सॉलिड पे रखा हुआ लिक्विड। सिमिलरली ये सॉलिड और ये सॉलिड पे रखा हुआ क्या? समझ आती है? अब इसमें हम एक एंगल डिफाइन करते हैं जिसको बोलते हैं क्या? एंगल ऑफ कांटेक्ट। ये क्या होता है बेटा? जैसे आपने यहाँ पे टेंजेंट बनाई और सॉलिड पे टेंजेंट बनाई है ना,
ये जो एंगल बन रहा है इस एंगल को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ कांटेक्ट। या जैसे अगले वाले केस की बात करें तो आपने क्या किया, इधर एक टेंजेंट बनाई और ये सॉलिड सरफेस, ये पूरा जो एंगल बनेगा इस एंगल को क्या कहेंगे, एंगल ऑफ कांटेक्ट। है ना। यहाँ पे ये वाला एंगल तो जैसे इस पर्टिकुलर केस में एंगल ऑफ कांटेक्ट कैसा बन रहा है बेटे, एक्यूट। और लेफ्ट वाले केस में एंगल ऑफ कांटेक्ट कैसा बन रहा है, ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज बन रहा है। राइट केस में एंगल ऑफ कांटेक्ट इज एक्यूट, एक्यूट। लेफ्ट केस में एंगल ऑफ कांटेक्ट इज ऑब्ट्यूज, है ना। अब ये किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा उसकी बात अपन करते हैं। देखो सरफेस टेंशन हमने जैसे कहा था भाई, सॉलिड एयर सरफेस होगी, सॉलिड लिक्विड सरफेस होगी, लिक्विड एयर सरफेस होगी, है ना। तो ये वाला देखो, इस वाले डायग्राम की अगर बात करें तो ये वाली जो सरफेस है जहां पर अपन ने ये टेंजेंट बनाई है, इस डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है वो बेसिकली लिक्विड एयर की वजह से है। तो दिस इज सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड एयर, है ना। इधर की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो कौन सा सरफेस टेंशन है, सर सरफेस लिक्विड टेंशन सॉलिड। ऑफ सॉलिड लिक्विड। सॉलिड लिक्विड, है ना। और इस तरफ जो फोर्स लग रहा है ये वाला, ये कौन सा फोर्स लग रहा है, सॉलिड एयर। सॉलिड सॉलिड है। ठीक है बेटा। अब क्या होना चाहिए बच्चों के जैसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम की बात करें तो सरफेस टेंशन ऑफ सॉलिड एयर बराबर होना चाहिए सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड एयर इनटू cos थीटा प्लस सरफेस टेंशन ऑफ सॉलिड लिक्विड। क्या ऐसा कर सकता है, यस क्यों बेटे। यस सर। यस सर। अब इस केस में देखो ये S of solid air minus S of solid liquid is equal to SLA cos theta। अगर मान लो सरफेस टेंशन ऑफ सॉलिड एयर बड़ा हुआ सरफेस टेंशन ऑफ सॉलिड लिक्विड से, तब तो क्या होगा, cos थीटा ग्रेटर देन 0 आएगा। इसका मतलब थीटा की वैल्यू एक्यूट आ जाएगी। लेकिन अगर ऐसा हो गया कि सरफेस टेंशन ऑफ सॉलिड एयर छोटा हो गया सरफेस टेंशन ऑफ सॉलिड लिक्विड से, तो उस केस में क्या हो जाएगा बेटा, cos थीटा तो थीटा लेस देन 0, थीटा ऑब्ट्यूज। थीटा ऑब्ट्यूज आ जाएगा ना उस केस। यस सर। ऐसे केस में थीटा की वैल्यू ऑब्ट्यूज आ जाएगी बच्चों। क्लियर है। यस सर। और एक्यूट या ऑब्ट्यूज आने से ही क्या होगा, ये डिसाइड होगा कि भाई जो ड्रॉप है वो दोनों में से किस तरह की ड्रॉप की शेप होगी।
एंड वेदर द लिक्विड विल वेट द सॉलिड। जैसे ये जो अगर कॉन्टैक्ट एंगल अगर ऑब्ट्यूज आ जाता है ना, तो इस केस में क्या होता है बेटे, वेट नहीं करेगा वो। वेट वो नहीं वेट नहीं करेगा। करेगा, लिक्विड डज नॉट वेट द सॉलिड। सर एक्यूट एंगल का मतलब होगा वो लिक्विड स्टिक कर जाता है सॉलिड वो से फिर स्टिक से कर वेट जाता कर है, दे। एक्यूट एंगल का मतलब स्टिक कर जाता है, वो वेट कर देता है ना। यहाँ पर क्या होगा, एक्यूट एंगल का मतलब लिक्विड स्टिक्स टू द सॉलिड। इज इट क्लियर? सर आप यस क्या सर। बोलोगे, क्या मतलब है मीटिंग में? सर हाँ बेटे बोलिए। सर मतलब कि जो फर्स्ट वाला केस है उसमें हमें अगर वो लिक्विड को उठाना है या फिर हटाना है, अलग करना है, तो बस उसके मास के इतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा। हाँ मतलब आप जैसे जो सॉलिड सरफेस है उसको थोड़ा सा टिल्ट भी करोगे ना, तो वो लिक्विड जो है पता है वो क्या है, वो इट विल नॉट लीव एनी ट्रेल। वो बिल्कुल जैसे एक सॉलिड बॉडी की तरह ही रोल करता हुआ सॉलिड सरफेस पे मूव करेगा, ओके। है ना। मतलब देखो, थीटा ऑब्ट्यूज का मतलब क्या बताता है, थीटा ऑब्ट्यूज का मतलब ये बताता है कि द इंटरैक्शन फोर्स या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स exerted by liquid molecules on each other is far stronger than intermolecular force exerted by क्या, solid on liquid। लिक्विड लिक्विड जो इंटरेक्शन है वो काफी स्ट्रॉन्ग, समझ रहे हैं। सर मतलब कोहेसिव फोर्स से ज्यादा स्ट्रांग है एडहेसिव फोर्सेस से। कोहेसिव फोर्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग है इन कंपैरिजन टू एडहेसिव फोर्स। ज्यादा स्ट्रांग है एडहेसिव फोर्स से। हाँ ये बात समझ में आती है। सर वो इंटरमोलिकुलर के बाद फोर्स है क्या? हम्म intermolecular force, yes।
जैसे जैसे अगर मैं आपको बात बताऊं तो क्या होता है, देखो when we add, एक मिनट, हाँ बेटे नोट किया है? Yes, sir. Yes, sir. Done. हो गया सर. देखो when detergent or soaps are applied to a cloth or added to water, तो क्या होता है? सर They वाटर का reduce, सरफेस टेंशन डिक्रीज कर देते हैं. yes, they reduce surface tension of water, है ना? मतलब बेसिकली इंटरमोलिक्यूलर attraction force between water molecules, है ना? सर डिटर्जेंट्स में हेड और टेल होते हैं. तो सर वो हेड पोलर और टेल नॉन पोलर होने के वजह से वाटर मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करते हैं सर, वो पोलर हेड्स वाले. तो ऐसे वाटर अलग अलग वाटर लेयर्स में मॉलिक्यूल्स पर, तो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स कम यस हो सर. जाता है ना? यस तो कैसे होता है आप बताएंगे जरा? तो वो आप लोग उसको क्या है, जैसे उसका कुछ केमिकल कंपोजिशन है मान लो, है ना?
डिटर्जेंट का कोई एक टिपिकल फॉर्मूला हम मान लें, ठीक है, तो सम इट हैज सम पॉजिटिव आयंस सम नेगेटिव आयंस, जैसे एसीटेट मान लो कुछ, उसको क्या केमिकल फॉर्मूला हम उसका माने, सर स्टीयरेट, सर स्टीयरेट, क्या क्या बोल रहे हो? जैसे देखो इस तरह का कुछ फॉर्मूला उसका अपन ले लेते हैं, सम चेन ऑफ कार्बन, है ना, C डबल बॉन्ड O माइनस एंड Na प्लस, है ना, या आप ऐसा मान सकते हो कि CH3 CH2 11 और कोई सल्फेट का SO4 या बाई सल्फेट, है ना, इसको बोलते हैं सोडियम डोडेकाइल सल्फेट। तो बेसिकली देखो ये पोलर डिटर्जेंट हो गया, है ना, आयोनिक डिटर्जेंट इसको बोलेंगे। अब ये आयनिक डिटर्जेंट क्या होगा, बिकॉज वाटर मॉलिक्यूल्स आर आल्सो आयनिक, H2O OHH, there is a slight positive charge here, the है ना बेटा, polar molecule, polar, पोलर, वाटर इज आल्सो पोलर सॉल्वेंट, है ना, तो क्या है वो पॉजिटिव पार्ट विल अट्रैक्ट दिस सल्फेट और नेगेटिव पार्ट विल अट्रैक्ट Na+, तो जिसकी वजह से क्या होगा, वाटर वाटर के बीच का इंटरेक्शन कम हो जाएगा, बिकॉज ये जो इसके जो आयंस हैं, डिटर्जेंट के जो आयंस हैं, वो पानी के साथ बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे। क्या ये बात समझ में आती है बेटा? तो बेसिकली इंटरमोलिकुलर फोर्स बिटवीन जो वाटर है वो कम हो गया, सरफेस टेंशन की वैल्यू रिड्यूस हो गई, और सरफेस टेंशन की वैल्यू रिड्यूस होने की वजह से क्या है, वो स्प्रेड होता है ना, नाउ any cloth, any fiber, any cloth or any fiber
when placed in contact with detergent water, it easily wets the detergent water easily gets spread over the what cloth, है ना? इसका उल्टा किसमें होता है? Exact opposite of above process has to be followed in waterproofing chemicals. सर मतलब वाटर प्रूफिंग केमिकल सरफेस टेंशन बढ़ा देते हैं वाटर को। वो बेसिकली क्या करते हैं? अडहेसिव फोर्स को कम कर देता है। वाटरप्रूफिंग मटेरियल तो आप सॉलिड पे लगाओगे ना, तो क्या होता है? These coatings are such that adhesive force between these and water is very less. adhesive force को रिड्यूस कर देता, सॉलिड लिक्विड इंटरेक्शन को रिड्यूस कर देता। देखो आपको क्या चाहिए? आप मतलब एक रिलेटिव चीज है ना बेटे, सरफेस टेंशन बेसिकली बता रहा है कोहेसिव फोर्स। तो कोहेसिव फोर्स अगर वीक है तो क्या होगा? स्टिक नहीं होगा। स्टिक नहीं होगा। नहीं, उल्टा बोल रहा हूँ। कोहेसिव फोर्स वीक होने पे इजीली स्टिक हो जाएगा। इजीली स्टिक हो जाएगा, है ना? तो जो पुराना वाला केस था उसमें हमने क्या किया? पानी में डिटर्जेंट डाला तो कोहेसिव फोर्स वीक हो गया, तो इसलिए वो स्टिक हो जाता है डिटर्जेंट वाला पानी क्लॉथ पे, है ना? और अभी हम क्या कर रहे हैं? हमने वो जो सॉलिड है उस पे कुछ ऐसा कोटिंग लगा दिया कि क्या है, आपका आपने कोहेसिव फोर्स को नहीं तो चेंज नहीं किया, लेकिन एडहेसिव फोर्स को वीक बना दिया, तो इसलिए फिर से क्या हुआ? स्टिक नहीं हो पाया। क्या ये बात समझ में आती है बेटे? यस सर। यस सर। है ना? अब इसके बेसिस पर क्या है, हम समझते हैं क्या? राइज ऑफ कैपिलरी इन अ लिक्विड, राइज ऑफ लिक्विड इन अ कैपिलरी, या सिंपली कैपिलरी एक्शन। सर हाँ बेटे बोलो। फोन के लिए ऊपर का स्लाइड दिखा रहा है। डन सर। सर हो गया। तो देखो कैपिलरी एक्शन क्या होता है बेटा?
कैपिलरी एक्शन में बेसिकली हम क्या करते हैं, एक हमने क्या किया, हमने ली एक ओपन ट्यूब, और इस ट्यूब को देखो, ये ट्यूब कैसी है, ओपन फ्रॉम बोथ एंड्स, ऊपर नीचे दोनों से खुला हुआ है ना। और इस ट्यूब को आप जैसे ही क्या करते हैं, किसी लिक्विड में स्लाइटली डिप करते हैं, उसको सरफेस पे ही रख लेते हैं या सरफेस से जस्ट नीचे लेकर के जाते हैं, तो आप क्या ऑब्जर्व करते हो कि ये जो लिक्विड है वो इसमें राइज कर जाता है, लिक्विड राइजेस इन द कैपिलरी ट्यूब। लिक्विड राइजेस इन द कैपिलरी ट्यूब। क्या ये बात समझ में आ रही है बेटा? यस सर। अच्छा, अब ये राइज क्यों कर जाता है, इसका क्या कारण है जी? देखो बेटे, क्या होता है कि इसको आप दो तरह से समझ सकते हो, फोर्स के मेथड से भी समझ सकते हो या आप प्रेशर के मेथड से भी समझ सकते हो। जैसे आप एक चीज आप नोट करो कि मैंने यहाँ पर जो सरफेस बनाई है उसको कॉनकेव अपवर्ड शेप की बनाया है ना। एक्चुअल में कैसा होता है, इट इज समथिंग लाइक दिस। जो मिनिस्कस होता है, सरफेस जो होती है वो कुछ इस शेप की होती है ना। यस सर। अब इसमें देखो क्या है, एक तरीके से अगर कांटेक्ट एंगल की मैं बात करूं तो यहाँ पे कांटेक्ट एंगल कैसा है, यहाँ पे कांटेक्ट एंगल ये वाला एंगल है ना, एक्यूट है। एक्यूट है। एक्यूट है, ये और ये कांटेक्ट एंगल इज एक्यूट, है ना। अब आप एक तरीके से यूं समझो कि ये जो मिनिस्कस है, ये मिनिस्कस एक इस तरह के स्फेयर का पार्ट है ना। यस सर। ठीक है, और इस तरह का जब स्फेरिकल सरफेस बनती है तो उस पे हमने एक चीज पढ़ी हुई है कि अंदर प्रेशर ज्यादा होता है, बाहर प्रेशर कम होता कम है। होता है। कम अब होता इसमें अंदर इस स्फेयर के अंदर प्रेशर कितना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है कि नहीं, ये प्रेशर। Yes, sir. यस सर। अगर ये प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो जो इस स्फेयर के बाहर वाला पार्ट हो गया वो ये वाला पार्ट हो गया ना। यस सर। तो ये वाला जो प्रेशर है, क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होगा बच्चों, हाँ बिकॉज सर। ऑफ, Yes, sir. है ना। अच्छा, मतलब अगर मैं यहाँ पर प्रेशर देख रहा हूँ बेटे तो ये वाला प्रेशर तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, लेकिन इस कर्व सरफेस के जस्ट नीचे चला गया तो ये प्रेशर क्या होगा, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होगा। और यहाँ वाला प्रेशर कितना होगा, क्या ये प्रेशर को फिर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही बोल सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब आप देखो, इधर इधर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, यहाँ पर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम है, तो कुछ लेंथ तो राइज करनी चाहिए ना कैपिलरी में, कि नहीं करनी चाहिए, यस सर। करनी चाहिए। है ना। हम क्या लिख सकते हैं कि
ये जो मिनिस्कस बन रहा है उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर को अपन r मान लेते हैं। कैपिटल R इज द रेडियस ऑफ मिनिस्कस। तो ये जो P है, ये वाला P जिसको अपन बोल रहे हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम है, वो P कितना हो जाएगा? क्या वो PATM -2s/r के बराबर हो जाएगा? और PATM -2s/r जो प्रेशर आया है, उस प्रेशर में जब मैं ρgh ऐड कर दूंगा तो क्या वापस से PATM ही आ जाएगा? यस सर। तो PATM से PATM कैंसिल हो गया। इसका मतलब ρgh की वैल्यू कितनी आ रही? 2SR 2s/r। 2s/, मतलब एक्सेस प्रेशर ड्यू टू लिक्विड नहीं हो गया। क्या बोल रहे हो बेटे? ये एक तरीके से सर मतलब एक्सेस यहाँ पे प्रेशर की एक्सेस एप्लीकेशन ही होगी। हाँ, एक्सेस एक्सेस प्रेशर वो प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम ही हो गया यहाँ पे। ये तुम्हारी आवाज क्लियरली नहीं आ रही है, फिर से बोलो बेटे। सर एक बार वो तो एक वापस सेकंड दिखाओ। पेज दिखाई ना। हाँ। हाँ बेटा, क्या बोल रहे थे तुम? एक बार दोबारा बोलो। बोलो, आवाज कट के आ रही है तो इसलिए सुना नहीं। सर मैं ये बोल रहा था सर, तो फिर इसमें वो एक्सेस प्रेशर जो निकला है वो प्रेशर लिक्विड कॉलम के ही बराबर हो गया सर यहाँ पे। वो प्रेशर लिक्विड कॉलम के ही बराबर है सर, बराबर। लिक्विड कॉलम के बराबर है। लिक्विड कॉलम के बराबर है। यस, लिक्विड कॉलम की हाइट सर की वजह से जो इक्वल एक्सेस प्रेशर आ रहा है और कर्वेचर की वजह से जो एक्सेस प्रेशर आ रहा है वो आपस में बराबर। तो यहाँ पे ये नोट कर लिया बच्चों ये पेज? यस सर। यस सर। तो जो आपके पास h की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? h की वैल्यू आ जाएगी 2S डिवाइडेड बाय ρg R। यहाँ पर h क्या है? हाइट ऑफ हाइट लिक्विड ऑफ in capillary tube above the open surface in the vessel. है ना? S is surface tension of liquid. Rho is density of liquid. Sir, R is the radius of the spherical meniscus form, no, sir? Radius of meniscus, yes. Radius of meniscus. Capital R is radius of the meniscus, है ना? हालांकि क्या है, रेडियस ऑफ मेनिस्कस इज नॉट समथिंग जो कि अपन ज्योमेट्रिकली मेजर कर पाए देख के, है ना? तो इसलिए इस फॉर्मूले को रेडियस ऑफ मेनिस्कस के टर्म्स में याद रखने की जगह रेडियस ऑफ ट्यूब के टर्म्स में याद किया जाता है। कैसे? देखो, मान लो जैसे कि क्या है, ये बना है आपका मेनिस्कस, है ना?
तो इस तरह। अब मान लो यहाँ पे सेंटर है इसका, तो ये डिस्टेंस कैपिटल आर है ना, और हम मान लेते हैं कि कांटेक्ट एंगल थीटा है। तो कांटेक्ट एंगल थीटा होने का मतलब क्या है, यहाँ पे जब आप टेंजेंट बनाओगे तो वो इसके साथ जो एंगल बना रहा है वो एंगल है थीटा। अब ये थीटा है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल फिर से हो जाएगा थीटा। और ये जो कैपिलरी ट्यूब की जो रेडियस हो जाएगी उसको स्मॉल आर नाम अगर मैं दे दूं, तो हम यहाँ पे अगर लिख दें कि स्मॉल आर एस रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब, and theta is your contact angle, तो कैपिटल आर थीटा और स्मॉल आर में क्या रिलेशन निकलेगा बच्चों? सर स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R cos आर कॉस थीटा। थीटा। कैपिटल आर कॉस थीटा इज इक्वल टू स्मॉल स्मॉल आर, r या कैपिटल आर को लिख सकता हूँ आर स्मॉल बाय आर कॉस थीटा। बाय कॉस। तो जो हाइट h की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 2s डिवाइडेड बाय रो जी इंटू कैपिटल आर। कैपिटल आर को लिख दूंगा स्मॉल आर बाय कॉस थीटा, तो ये आ जाएगा 2s s कॉस cos थीटा थीटा बाय रो जी r। डिवाइडेड बाय रो जी। क्या ये बात समझ में आती है? यस 2s cos थीटा डिवाइडेड बाय रो जी। ये हमें फॉर्मूला याद रखना है ऑफ राइज ऑफ लिक्विड इन अ कैपिलरी ट्यूब। इज इट क्लियर? यस सर। देखो जैसे एक क्वेश्चन करते हैं, मान लो हमसे कहा जाए, वो आपकी बुक में है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। देखो बोल रहे हैं कि द लोअर एंड ऑफ अ कैपिलरी ट्यूब is dipped 8 centimeter below the water surface of a container. The diameter of the tube is 2 millimeter. हमसे पूछ रहे हैं what is the pressure
required in the tube in order to blow a hemispherical bubble in at its end in water. At its end in water. और हमें दिया हुआ है सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इज 7.3 into 10 raised to the power -2 न्यूटन पर मीटर। ये बात कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको ट्राई करो जरा। देखो डायग्राम बनाते हैं पहले तो थोड़ा सा। ये कैपिलरी ट्यूब है, और इस ट्यूब को हमने क्या किया हुआ है, सरफेस से कितना सेंटीमीटर नीचे तक टिप किया हुआ है जी? 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर नीचे तक टिप। ठीक है, अब देखो थोड़ा तो लिक्विड इस कैपिलरी ट्यूब में, मतलब वाटर कैपिलरी ट्यूब में राइज करेगा ही करेगा, है ना? यस सर। अब हम चाहते हैं कि ये जो लोअर एंड है इस पे हेमिस्फेरिकल बबल बनाए अपन, है ना? मतलब इस ये वाले पार्ट के अंदर क्या आ जानी चाहिए, एयर आ जानी चाहिए, है ना? अब देखो बेटे सिंपल सी बात है कि यहाँ प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, यहाँ से आप 8 सेंटीमीटर नीचे चले जाओगे तो प्रेशर कितना आ जाएगा, PATM प्लस रो GH प्लस रो GH प्रेशर यहाँ आ जाएगा, वो यहाँ पे आ जाएगा। और अब जब आप, क्योंकि ये बबल बनाना चाहते हो, तो बेसिकली जब आप इस सरफेस के अक्रॉस ऊपर जाओगे, है ना, यहां से यहां जाओगे तो प्रेशर बढ़ेगा ना जी? कितना बढ़ जाएगा, PATM प्लस रो GH प्लस 2S/R, क्योंकि एग्जैक्टली हेमिस्फेरिकल टाइप का बनाना चाह रहे हैं अपन, तो हेमिस्फेयर की तो जो रेडियस है वो ट्यूब की रेडियस के बराबर ही हो जाएगी। यस तो क्या यहाँ पे इतने प्रेशर की जरूरत पड़ेगी क्या मेरे को? क्यों बेटे? तो कौन से पॉइंट पे? इस वाले पॉइंट, इस पॉइंट इधर, ओके है ना? यहाँ का प्रेशर कितना है, PATM प्लस रो GH, और इधर का कैसे लिखा मैंने, क्योंकि अंदर जा रहा हूं तो कितना हो जाएगा, PATM प्लस रो GH प्लस कितना, 2S/R। बस अब आपको वैल्यू पुट करनी है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू होती है 1.01 into 10 की पावर 5 प्लस डेंसिटी ऑफ वाटर is 10 raised to the power 3, G is 10। कितना डेप्थ नीचे जा रहे हो जी, 8 सेंटीमीटर,
तो 8 into 10 की पावर -2 प्लस 2 सरफेस टेंशन ऑफ वाटर 7.3 into 10 to the power -2 डिवाइडेड बाय रेडियस इज 1 मिलीमीटर, तो 2 मिलीमीटर डायमीटर है तो रेडियस 1 मिलीमीटर हो गई जी। तो ये कितना आ गया 1.01 into 10 की पावर 5 10⁻³ और ये हो गया 10⁻⁴, तो 800 ये हो गया प्लस 73 into 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 140। क्या ये बात समझ में आती है बेटा? यस सर। sir. इतना प्रेशर आपको क्रिएट करना। बोलिए बच्चा। इसको भी अगर आप 10 की पावर 5 में लिखना चाहें तो ये हो जाएगा 1.01 into 10 की पावर 5 प्लस 0.0946 0.0946 तो हो जाएगा 1.0 2 और सर डेसिमल के बाद एक और जीरो एक आएगा। जीरो और आएगा यार यहाँ पे, है ना? ये ऐसा हो गया 0.00946 ऐसा है, तो 1.01946 into 10 into के 10 पावर की 5 पावर से इसको हाँ 1.02 into 10 के पावर 5। यस। क्या ये बात समझ में आती है? यस सर। Yes, sir. यस सर। ओके बेटे। अब जैसे इसमें एक केस ये भी होता है कि मान लो आपने क्या किया, एक कैपिलरी ट्यूब ले ली इनसफिशिएंट लेंथ की, कैपिलरी ट्यूब ऑफ insufficient length, मतलब जो तो लेंथ पानी ऑफ कैपिलरी ट्यूब है वो 2s cos थीटा बाई रो जी आर, जो हाइट ऑफ लिक्विड इन कैपिलरी आना चाहिए उससे भी कम है। तो इस केस में क्या होता है बेटे, नोट दैट लिक्विड डज नॉट get spilled over from does not spill out। ओवरफ्लो नहीं होता है, नॉट ओवर। हाँ, overflow of liquid from capillary will not take place। Instead liquid will rise only up to the length L and will adjust the contact angle theta।
मतलब क्या हो जाएगा 2s cos थीटा डैश डिवाइडेड बाय रो जी आर की वैल्यू L के बराबर है। क्या ये बात समझ में आती है? अगर मैं थोड़ी देर के लिए 2s cos थीटा बाई रो जी आर को h कहूं तो 2s cos थीटा बाई रो जी की वैल्यू तो अपन सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं ना। 2s cos थीटा बाई रो जी आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 2s बाई रो जी आर की वैल्यू हो जाएगी h अपॉन cos थीटा, है ना। तो cos थीटा डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटे cos थीटा इंटू L डिवाइडेड बाई h। बोलिए भाई, यस सर। है ना। ऐसा कब होगा इफ L इज लेस देन h। इफ L इज लेस देन h तो क्या होगा लिक्विड स्पिल आउट नहीं होगा, बस वो क्या करेगा उतना ही हाइट तक जाएगा जहां तक कि ट्यूब की लेंथ आपने रखी हुई, मतलब ब्रिम पे आके रुक जाएगा। ब्रिम पे आकर रुक जाएगा। यस, ब्रिम पे आकर के और वो फिर बाकी का वो एंगल को एडजस्ट कर करके लेगा। वो प्रेशर को बैलेंस कर लेगा, है ना। ओके सर। जैसे मान लो हमसे कहा जाए कि नोट कर लो। यस सडन। अब देखिए इसमें क्या है कि अगर मान लो हमसे कहा जाए कि two capillaries are made of same material but have सर आप लिख diameters। रहे हो क्या? हाँ बेटे। आप सर लिख आप रहे हो? हाँ, क्या कर रहे हो? सर दिख नहीं रहा, मतलब पॉज हो गई प्रीवियस है। स्लाइड दिख रही है सर। ओके ओके। Two capillary are made of same material but have diameters d1 and d2 या have diameters d and 2d। When these capillaries are dipped in water,
then find the ratio of mass of water that rises in the two capillary tubes. Find the ratio of mass of water that rises in the two capillary tubes. तो कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे इसको बच्चों? देखो बेसिकली मास का रेशो पता लगाना है तो मास को क्या लिखेंगे? डेंसिटी इनटू वाटर, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। यस अब सर। पानी की डेंसिटी तो पानी की डेंसिटी है, वो तो कैंसिल हो जाएगी, तो वॉल्यूम, और वॉल्यूम तो को क्या वॉल्यूम को भी लिखेंगे? एरिया इंटू लेंथ लिख सकते हैं। एरिया इंटू लेंथ, तो पाई r1 स्क्वायर इंटू h1, और इसको लिख देंगे पाई r2 स्क्वायर इंटू H2। तो ये हो गया r1 स्क्वायर h1 अपॉन r2 स्क्वायर h2। तो इसमें R1 और R2 भी कट हो जाएंगे क्यों? सर, मतलब का सर R1 इज इक्वल हाँ, टू। उनका रेशो दिया हुआ है हमको, है ना? यस सर। अब h की क्या वैल्यू लिख दें? h होता है 2s cos थीटा बाई रो जी आर, यस सर। और ये हो जाएगा 2s cos थीटा बाई रो जी आर टू। तो क्योंकि कैपिलरी का मटेरियल सेम है तो cos थीटा दोनों में सेम रहेगा, वाटर है तो सरफेस टेंशन दोनों में सेम, है ना? तो बस इससे क्या है, आपका कैंसिल होकर के क्या ये r1 बाई r2 के बराबर ही आ जाएगा क्या? और r1 बाई r2 का रेशो क्या है? 1:2, है ना? ये 1:2 है, तो यही आंसर इसका है ना? तो बच्चों बाकी अपन अगली क्लास में करेंगे, ये चैप्टर हमारा खत्म होता है, नेक्स्ट क्लास में हम केटीजी एंड थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे बच्चों, है ना? सर इस चैप्टर की शीट कौन सी है? इस चैप्टर की शीट का नाम है सरफेस टेंशन। मतलब बेसिकली अगर शीट के हिसाब से जाओगे तो फ्लूइड मैकेनिक्स वाला पार्ट एक शीट में है, सरफेस टेंशन वाला पार्ट दूसरी शीट में। यस सर। और विस्कोसिटी वाला पार्ट जो है वो इलास्टिसिटी एंड विस्कोसिटी वाली शीट में मिलेगा, ऐसा समझ रहे हो? यस ओके सर। सर। हाँ बोलो बेटा।